नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पिछले 3-4 दिनों से आप लगातार द वायर पे हमारी महाराष्ट्र इलेक्शन की कवरेज देख रहे हैं और उसी के तहत अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद सिटी में। और जब आप मराठवाड़ा औरंगाबाद में आते हैं तो एक यूनिवर्सिटी का नाम तो आपके जहन में ज़रूर आता है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। मराठवाड़ा का इलाका अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में और स्पेशली ईस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र में ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर तमाम रूरल एरिया से, गांव वाले इलाकों से, तमाम अमीर गरीब तबके के, सब तबके के लोग इस यूनिवर्सिटी में आते हैं और एक तरीके से एक सोलेस का काम यूनिवर्सिटी करती है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की पॉलिटिक्स भी होती है, सालों साल से यहाँ पे होती आ रही है। और यहाँ के विद्यार्थी भी है वो एक समाजवादी सोच लेकर आगे बढ़ते हुए हमें कई क्षेत्रों में आज दिखते हैं। तो इसी की वजह से, क्योंकि मराठवाड़ा आए और बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ना पहुँचे तो एक ज़्यादती होती, तो इसीलिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था। और आज हम यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिले हैं और तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉमर्स से है, कोई पॉलिटिकल साइंस से है। तो हम इन सभी से बात करके जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मराठवाड़ा में जो 46 सीट्स है, 46 जो विधानसभा की सीटें हैं, उन पर किसका प्रभुत्व है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर इनके मुद्दे क्या है ये पूछेंगे, क्योंकि एक बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र के इलेक्शन में उभर कर आया। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के मराठवाड़ा का यूथ क्या सोचता है। सबसे पहले मेरे दोस्त सूरज से मैं अपनी बातचीत की शुरुआत करूँगा। सूरज, आप मुझे पहले बताइए, आपका इंट्रोडक्शन, आप कौन से डिपार्टमेंट में है? मेरा नाम सूरज देवकर है। आई एम स्टडी इन कॉमर्स डिपार्टमेंट। ओके। सो मैं परभनी से हूँ। ओके। परभनी यहाँ से कितना दूर है? परभनी यहाँ से आई थिंक 200 किलोमीटर्स। सूरज, क्या लगता है आपको विद्यार्थियों के मुद्दे क्या हैं अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेलिंग वन थिंग। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो अभी यहाँ पर जो आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, सो कुछ तो भी एक सपना देख कर आते हैं। जो खूब ये जो है यूनिवर्सिटी रूरल एरिया में है। बिल्कुल। सो यहाँ से खेड़े पाड़े से जो बच्चे आते हैं वो एक बड़ा ख्याल लेके आते हैं कि अभी हम जाएंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, सो आगे कोई जॉब मिलेगी। सो उनके भी कुछ जनरल इश्यूज होते हैं। जब पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद जब अच्छा कोई जॉब मिलेगा, फिर फैमिली है, फिर देन जो फ्यूचर है, एक एस्पिरेशन के साथ यहाँ पे लोग आते हैं। लेकिन ये जो है फ़िलहाल ये सब वो जो कुछ सोच कर आया है, सो ऐसा कुछ ही नहीं है। तो उसके एस्पिरेशंस टूट रहे हैं। हाँ, टूट रहे हैं। और प्रेजेंट में देखें तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। अच्छा। कि फ़िलहाल वो उसकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है और वो क्या करता है कि ऑप्शन बोलकर अब मैं गांव की तरफ जाऊंगा तो फिर मैं जो बेरोजगार है उसे जॉब नहीं मिलती। लिमिटेड में जाए, कहीं भी जाए तो उसे कुछ 15,000, 12,000, 8 आवर्स 10 आवर्स काम करना पड़ता है प्राइवेट जॉब में। यस। और वो जब सिटी में रहने का जो बात हो जाए, फिर फैमिली है, वो है, सो बड़े बड़े खर्चा जो है वो ज़्यादा है और इनकम जो है वो कम है। और दूसरी बात, जब वो यहाँ से जब गांव की तरफ जाएगा सो कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि अब मैं तो 2 साल गुजर गए, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन अभी मैं कहाँ पर भी देखूँ तो कॉम्पिटिटिव की तरफ जाऊँ तो उधर बहुत कंपटीशन है और पेपर के जो बड़े बड़े एरर्स है, इश्यूज है कि कभी भी फूट जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो अभी आगे जो देखे हमारे देश में जो IAS के है, UPSC के, MPSC के जो एग्ज़ाम होती है, वो पेपर जो डायरेक्ट है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो पहले से उनके रिलेटिव में जो कुछ ऑफिसर्स है बड़े बड़े, उनके रिलेटिव में उनके चाचा होंगे या फादर होंगे, मदर होंगे, तो उनके रिलेटिव से। और ये पॉलिटिक्स इनका क्या है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की बेटी पर भी आरोप लगा था। सो वो डायरेक्टली IAS बन जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं और उनका कुछ खुलासा नहीं होता कि डायरेक्ट फिर कोई ऑब्जेक्शन ले तो फिर कुछ वो
न्यूज़ चैनल पर आए, फिर रूरल एरिया तक वहाँ तक पहुँचती है बात। फिर ये जो बच्चे पढ़ते हैं, जी। जो मेहनत से लगन से पढ़ते हैं, फिर वहीं भी उनका कुछ ऐसा होता है कि इस देश में हर जगह पे यही है, जो पेपर फूटेगा फिर ये मेहनत करेगा, सो पानी में जाएगा वो सब कुछ। सूरज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और इसका मैं इसके बाद यहाँ पर इनके पास आना चाहता हूँ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अभी कुछ देर पहले बताया कि आप खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो प्राइवेट में उन्होंने कहा कि 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिल रही है, उसमें कुछ खर्चा नहीं हो रहा। तो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स की कैसी अभी परिस्थिति है? आपका नाम पहले बताइए। नमस्कार, मेरा नाम शीतल कदम है और मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे जैसे ऐसे लाखों बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो सीट्स है वो लिमिटेड है। तो कॉम्पीट करने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है और सीट्स लिमिटेड है। तो जब भी एग्ज़ाम होती है तो खूब 10% और परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट पोस्ट ले सकते हैं और बाकी के जो है वो बेरोजगार की तरफ बढ़ते हैं। तो जब 4-5 साल प्रिपरेशन करने के बाद आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आता तो आपको बहुत निराशा होती है और इसकी वजह से हमारे इंडिया में डिप्रेशन जो यूथ में है उसका प्रमाण भी अधिक बढ़ता जा रहा है। तो कुछ ऐसे अगर हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं और उसका आउटपुट हमें नहीं मिला तो ऐसी सिचुएशन होती है। इवन सुसाइड के प्रमाण सुसाइड भी बढ़ रहे हैं स्पेशली यूथ में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, महासत्ता करना है, तो यूथ का रोल उसमें बहुत प्राइम होता है। तो यूथ अगर बिल्डअप नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मुझे सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि आप लाड़की बहन योजना सो और अदर स्कीम्स हो, आप यूथ के हाथ में दाम मत दीजिए, उनके हाथ में काम दीजिए, तब इंडिया बढ़ेगा और तरक्की करेगा। और जो पॉलिटिक्स में अभी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। अभी मुझे खुशी इस बात की मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं वोट करने वाली हूँ। तो मेरे विचारों से तो पर्टिकुलर इवन वन पार्टी डजंट मैटर फॉर मी। I in my opinion the person who is standing before you for asking vote, this person and his works are prime motto. So I will vote। प्रत्याशी को आप महत्व देंगे, पार्टी को नहीं? पार्टी को नहीं। वो आपके आगे जो पर्सन है वो उसने पास्ट में क्या काम किया है और वो आगे जाकर आपके लिए क्या काम करेगा। आपके वोट के लिए वो डिजर्व करेगा तो ही उसे वोट दीजिए जी। किसी लाभ के लिए, किसी पैसे के लिए उसे वोट मत दीजिए। इतना ही कहना चाहूँगी। आपने जो मुद्दे अभी यहाँ पे प्रस्तुत किए उसमें कुछ जो मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, वो सीधे सीधे जुड़ा है आरक्षण के साथ, आरक्षण के मुद्दे के साथ। और यहाँ पर पिछले एक 1-1.5 साल से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है मराठा आंदोलन का, मराठा आरक्षण का। तो मैं आप में से किससे बात करूँ इस पर? आप बताना चाहेंगे कि मराठाओं को जो आरक्षण चाहिए, हम जायज़ है नहीं जायज़ है उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है। तो हम इसके सिर्फ पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे बात करेंगे। आपको क्या लगता है ये चुनाव के मद्देनज़र इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? मराठाओं का जो वोट है वो क्या ट्रांसफ़र होगा महाविकास आघाड़ी को? इसका जवाब हनुमान दे सकते हैं। अच्छा, चलिए हम हनुमान जी से पूछते हैं। हनुमान जी, आप बताइए, आपके दोस्त कह रहे हैं कि आप राजनीति में एकदम एक्सपर्ट है, तो आप ही बताइए क्या होने वाला है मराठवाड़ा में? मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ जी। आप अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले आपका। मेरा नाम हनुमान गिरी, मैं प्रॉपर का मैं बीड का हूँ। ओह वाह। गेवरा विधानसभा मतदार संघ का। तो अब मैं वो आरक्षण के मुद्दे पे नहीं बोल सकता क्योंकि स्टूडेंट हूँ। मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है, इसलिए वो कुछ लोगों का अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा जी। फिर भी मैं अभी यहाँ मेरे देश की हित से देखूँ तो स्टूडेंट, फार्मर और लेडीज़ मतलब महिला, ये 3 जो मुद्दे हैं ये मुझे सबसे मतलब इम्पोर्टेंट लगते हैं। अब अगर हम देखें तो अभी स्टूडेंट का जो इशू है, पेपर लीक होना हो, मतलब पेपर नहीं होना हो, बेरोजगारी, जगह ना निकालना हो, ये सब मुद्दे हैं। तो मुझे इस पे ये लगता है कि अगर सरकार भी है और विपक्ष भी हो, दोनों को भी इसने बैठ के कुछ ऐसे व्यवस्थाएं हम तैयार कर सकते हैं क्या कि बाबा जितनी जगह है उतने भरे,
फिर भी पेपर अगर हम देखें तो जो अभी हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो भर्ती ली है वो सरल सेवा के मतलब TCS के थ्रू IBPS के थ्रू न लेने के अलावा वो MPSC के थ्रू लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि पेपर लीक का प्रमाण जो है ना वो TCS IBPS में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर बच्चे सिर्फ हम बोलते हैं कि यार इतने पेपर बिक गए, उतने पेपर बिक गए, ये जो है ये बंद करके अगर हम MPSC आयोग हो या जैसे कि ये TCS वगैरह संस्था है, क्या है, प्राइवेट संस्था है ये? लगता है टाटा सा। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेट संस्थाओं ना करके MPSC जो महाराष्ट्र सरकार की ही बॉडी है उसको ही कंडक्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पेपर की जो पारदर्शिता है वो टिक कर रहेंगी और इससे स्टूडेंट का फायदा होगा। और दूसरी जो बात मैंने बोली कि अगर जो लाड़की बहन के बारे में वो बोली तो मेरा जो इससे थोड़ा अलग मत है। ऐसी स्कीम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अलग बात है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो कि हमें मालूम भी नहीं होती, उसमें करोड़ों का पैसा होता उसमें होता है। बराबर। फिर भी इस स्कीम से सर मेरे अनुभव से गांव के कुछ ऐसी महिला है जिसके बहुत से प्रश्न से छूट रहे हैं। अच्छा। महीने का 1,500 रुपये उसके लिए ज़रूरी है। ऐसी स्कीम स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। अब अगर हम देखें आज तो कल भी उद्धव ठाकरे जी होंगे, आदित्य ठाकरे जी जो होंगे, अगर उनके अलावा फडणवीस जी होंगे, सब जो नेता है महाराष्ट्र के वो सब आके बोल रहे हैं कि हम 4,000 देंगे, हम 21 देंगे, हम 2.5 देंगे। राहुल गांधी ने बोला 3,000 देंगे। अभी खड़गे साहब बोले उन्होंने भी देंगे। ये सब क्या है, लालच देना। अभी राजकारण अभी जो हमने राजनीति देखी उसमें लालच देने की आदत सबको है और इधर की जनता जो है ना उनको भी लालच की जरूरत है, इसलिए हम वो देते हैं। नहीं, इसके अलावा मेरा ये कहना है ये पैसे देते तो दो, सिर्फ यहाँ पे जो लेडीज़ है मतलब यहाँ की महिला, इसके यहाँ पे जो खेती करने वाले किसान है और स्टूडेंट है, ये 3 अगर स्ट्रांग रहेंगे तभी देश स्ट्रांग रहेगा। बराबर, मैं समझ गया। लेकिन आपने एक बात बोली बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ बात। आपने कहा कि आज गांव में ये एक बड़ा दिल्ली वालों को बड़ा सवाल है कि क्या ये जो 1,500 रुपये देते हैं लाड़की बहन योजना के तहत क्या उससे फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी जो बात सुन रहा हूँ मैं उससे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ गांव की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। शायद कई लोगों को, शहर वाले लोगों को या दूसरे लोगों को ना पता चले, लेकिन 1,500 रुपये कईयों की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट हो सकती है। कईयों का खाना पीना, राशन का समस्या सुलझ सकती है। तो आप एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बना रहे हैं कि इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इससे फ़ायदा हो सकता है महायुति को। जी बोलिए। इसके अलावा मेरा एक कहना है, अगर हम देखिए तो महाराष्ट्र सरकार में जो भी विपक्षी नेता थे, अभी सरकार बदल रही है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सरकार इधर के उधर कब होते पता नहीं चलता। फिर भी अगर हम देखें ED हो, CBI हो, ये जो लगती है ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए लगने के अलावा अगर इस पर कोई ऐसा ही कानून कि स्टूडेंट के जो पेपर लीक होते हैं उस पर अगर बना जाए तो स्टूडेंट के जो पेपर लीक होते नहीं होंगे। मैं हमारे स्टूडेंट के होने से आप चाह रहे हैं कि कोई एक सख्त कानून बने जिसके तहत ये पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। यहाँ पर मैं और लोगों को भी इस डिस्कशन का पार्ट बनाना चाहता हूँ। नहीं, ये कब से खड़ी है, आप अब इनसे मैं बात करता हूँ। आप आइए प्लीज़ यहाँ पर। सो आपका नाम क्या है, एक बार बताइए। आप कौन से डिपार्टमेंट से? राखी ठाकुर नाम है मेरा और मैं MA साइकोलॉजी कर रही हूँ। अच्छा, तो राखी, आप हमारी सब बातें सुन रही है, आप भी इस इलाके में हैं। आप किस गांव से आती है वैसे? मैं प्रॉपर संभाजीनगर से। संभाजीनगर, तो आप इस इलाके को तो अच्छे से जानते हैं। तो मैं बस आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है ये जो लाड़की बहन का मुद्दा है या मराठा आंदोलन, ये 2 मुद्दे पे आपसे समझना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? ये पहले चीज़ तो मेरे को ये लड़कियों को देना, सिर्फ आप लड़की को क्यों नहीं देते? क्योंकि लड़कियों को मैनिपुलेट करना, उनको अपने पास लेना बहुत आसान है और इनका वोट ही इनके लिए ज़्यादा महत्व नहीं। ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को मैनिपुलेट करना आसान है मेरे हिसाब से। औरतों को, क्योंकि अभी अपनी जो मम्मी है वो भोली है, वो गृहस्थी संभालती है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। उसको क्या है कि ये मुझको दे रहे, वो खुश है। उसको ये नहीं मालूम है कि वो उसके जो 1,500 दे रहा है वो किराना में, अदर चीजों में कितना रेट बढ़ा दिया उन्होंने, इसके वजह से कितनी महंगाई बढ़ रही है। वो उसको वो नहीं चीज समझ आती, उसको सिर्फ 1,500 रुपये अभी का दिखता है, लेकिन वो तेल में उसमें कितना उसने कॉस्ट बढ़ाया उसका, वो उसको नहीं दिख रहा है। एक मिनट, सॉरी, बोलिए। हाँ बोलिए ना। हाँ, तो आप लड़के भाई को क्यों नहीं देते? क्योंकि लड़कों में उतनी तमीज़ है, उनको वो चीज़ समझ में आती है कि एक हाथ से दे रहा है, दूसरे हाथ से ले भी रहा है। अभी उसने नया बांटा कि अभी 1,500 दे रहा हूँ, वोट अच्छे से देंगे तो 3,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा। ये सब नहीं चाहिए, एक रिश्वत है एक तरीके से, पॉइंट है। आपको समझ आ रही है वो चीज़, वो लड़कियों को नहीं समझ आ रही है ना। अभी मम्मी ले रही है, मम्मी बोलती है जाओ ले लो, तो लेना पड़ता है। ओके, फर्स्ट। और क्या बोलूँ? और दूसरा मैं आपको पूछना था, क्योंकि ये एक मराठा आंदोलन का एक केंद्र था
2016 में। मराठा के बारे में तो मुझसे पूछो ही नहीं तो अच्छा अच्छा। रहेगा। मैं तो चलिए, आपका नाम क्या है ना भैया? मेरा नाम ऋषिकेश है, ऋषिकेश, आप कौन से डिपार्टमेंट से? एमए साइकोलॉजी। आप सेम डिपार्टमेंट। ओके, तो ऋषिकेश, आपको एक मराठवाड़ा की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है मराठा आंदोलन का इम्पैक्ट होगा ये लाड़की बहन? क्योंकि हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में मराठवाड़ा एक ऐसा इलाका था जिसने वन साइड इंडिया अलायंस को जीता है, एक्सेप्ट फॉर ये संभाजीनगर की और औरंगाबाद की जो सीट थी वो सिर्फ एक शिवसेना शिंदेगढ़ जीत गया, बाकी 7 सीट इंडिया अलायंस जीता। तो इतना स्वीप क्या इस बार होगा? मराठा आरक्षण का तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन उससे भी बढ़कर ज़्यादा मुद्दे हैं। और बताइए, यहाँ बताइए। पर ये जो रीजन है ये थोड़ा काय म्हणतात? पिछड़ा इलाका है। मराठीत बोलू शकतो का? बोला मराठीत, हिंदीत बोललं तरी चालेल. हा. तर हा जो मराठवाड्याचा जो परिसर आहे इथला हा दुष्काळी भाग आहे. आणि इथं सगळ्यात मोठी समस्या ही शेतकऱ्यांची आहे. इथं सध्या शेती मालाला भाव नाही हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मराठा आरक्षणाचा इम्पॅक्ट होणारच आहे, कारण कारण एवढं राजकीय नाही बोलू शकत. पण तरी राजकीय बोला तरी चालेल ना. हा, त्याचा इम्पॅक्ट तर होणारच आहे, कारण आता प्रत्येकानं कसं केलंय, मराठा आरक्षण हा मुद्दा आता सामाजिक नाही राहिलेला, हा राजकीय मुद्दा करून टाकलेला आहे प्रत्येक पार्टी. मैं 1 मिनट आपकी बात पहले ऑडियंस को बता दूं. ऋषिकेश ये कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने सबसे पहले ये बात करी कि यहाँ पर मराठा आंदोलन से बड़े मुद्दे हैं. किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर किसानों को उनकी फसल के लिए भाव नहीं मिलता. उसके बाद उन्होंने कहा कि मराठा आंदोलन का असर होगा और वह बात आगे कंटिन्यू करेंगे. हां, तर हा जो आता सामाजिक मुद्दा नाही राहिलेला, हा राजकीय मुद्दा झालेला आहे. प्रत्येक पार्टी आपापल्या पद्धतीनं मराठा जो वोट बँक आहे त्यांना आपल्याकडे कसं आकर्षित करता येईल यानुसार प्लॅनिंग करून त्यांनी उमेदवार दिलेले आहेत आपापले. तरी मला वाटते हा राजकीय मुद्दा न करता यांना ज्या पद्धतीनं देता येईल कोणतंही सरकार असो, मग त्यांनी पूर्णपणे प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले पाहिजे. कारण असं पाची बोटं सारखे नसतात. प्रत्येक समाजात अप्पर क्लास पण असते आणि मिडल क्लास पण असते. तर ते आर्थिक अनुषंगानं काहीतरी जे निकष लागू शकतात त्यानुसार आरक्षण भेटतं. इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जरांगे के पक्ष से सहमत है ओबीसी के अंदर वो आरक्षण देने के? आता मी स्वतः ओबीसी कॅटेगरीमधून येतो. अच्छा. हां, मी कुणबी मराठा आहे. अच्छा. पण त्यांची जी मागणी आहे की ओबीसीतून मराठा म्हणजे मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्या, तर मला वाटते या मागणीतून जे ओबीसी आहे त्यांना पण नुकसान आहे, जे मराठा आहेत त्यांना पण नुकसान आहे. कारण जर मराठा समाज जर ओबीसीत आला तर जे कोटा आहे तो तेवढाच राहणार आहे. बरोबर. पण त्यात येणारी लोकसंख्या वाढणार आहे आणि कॉम्पिटिशन मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. तर मला वाटतं एक तर कोटा वाढवून दिला पाहिजे किंवा वेगळं काहीतरी पर्सेंटेजमध्ये त्यांना दिलं पाहिजे. यहाँ पे ऋषिकेश एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने रख रहे हैं. ये है कि ओबीसी का जो आरक्षण है, अब पहले आपको ये बता दूं कि जरांगे पाटिल चाहते क्या है. जरांगे पाटिल ये चाहते हैं कि उनको सारे मराठाओं को ओबीसी के अंदर शामिल किया जाए. ओबीसी में 27% का आरक्षण अभी पूरे देश में मौजूद है और पूरा संघर्ष ही इसी बात पे था कि जरांगे पाटिल ये चाहते हैं कि जितने भी मराठा है उनको कुणबी प्रमाण पत्र देकर उनको ओबीसी में शामिल कर दिया जाए. ऋषिकेश का यहाँ पर एक तरफ कहना ये था कि अगर ऐसा हुआ तो ये ओबीसी को भी नुकसानदायक होगा और मराठाओं को भी नुकसानदायक होगा. तो ये और उसका दूसरा मुद्दा ये भी उन्होंने उठाया कि मराठा आंदोलन का जो पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक बन चुका है, सामाजिक नहीं. जैसे कि शुरुआत उसकी सामाजिक मुद्दे से हुई थी, लेकिन अब पूरा एक राजनीतिकरण उसका हो गया, सिर्फ वोटों की लेन देन के ऊपर ही वो सीमित रह गया. हम अब डिस्कशन थोड़ा ख़त्म करने की ओर बढ़ते हैं. तो आप एक मुद्दा ऋषिकेश बोलना चाहते हैं, बोलिए. आमचे मित्र हनुमान जे म्हणत होते की 1500 रुपये महिलांच्या खात्यात दिल्या चाललेत, तर त्याच्यामुळे ये अब लाड़की बहन की बात कर रहे हैं जी. महिलांच्या म्हणजे समस्या बऱ्यापैकी कमी झालेल्या आहेत. पण मला वाटते की बाकीच्या योजनांचा पैसा तुम्ही जे या योजनेत टाकला आहे, बाकीच्या इतर महत्त्वाच्या कामासाठी लागणारा निधी आहे, तुम्ही द्या. माझं काही म्हणणं नाही आहे, तुम्ही 1,500 नाही 3,000 5,000 वाटेल तेवढे द्या, पण बाकी गोष्टीसाठी लागणाऱ्या पैशासाठी रिसोर्सेस पण तुम्ही निर्माण. बरोबर. तुम्ही आज पाहिलं तर लोकसत्ता न्यूजपेपरला बातमी होती की महाराष्ट्रावर आज म्हणजे महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं सर्वात जास्त कर्ज आता महाराष्ट्रावर झालेलं आहे. ते रुपयात 2 लाख कोटी रुपये होते आणि ते काय राजकोष हेतू फिस्कल डेफिसिट म्हणतात, ती 5% पर्यंत गेलेली आहे. तर ती FRBM कायद्यानुसार फक्त 3% पर्यंत असा बिल्कुल असं सांगितलं गेलेलं आहे.
लोक सत्ता की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे निचले पायदान पर है। जो फिस्कल डेफिसिट 3% के ऊपर नहीं होना चाहिए वो आज 5% है। एम आई राइट? ठीक. आजचे आमचे जे फायनान्स मिनिस्टर आहेत अजित पवार, जी. त्यांच्या शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीसाठी ओळखलं जातं. पण आजचं आर्थिक नियोजन जर बघितलं, आर्थिक शिस्त जी राज्याची आहे बिलकुल. ती पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. आणि ते फक्त असं फ्रीबीज म्हणून बिल्कुल लोकांना मतांच्या राजकारणासाठी ह्या गोष्टी पुरवतात असं मला वाटते. बिल्कुल. थैंक यू ऋषिकेश. ऋषिकेश ने बहुत एक मैं कहूँगा अपना मुद्दा बहुत आसान भाषा में बताया. उन्होंने ये कहा कि अजीत पवार जो है राज्य के अर्थ मंत्री है, उनके पास तिजोरियों की चाबियां है महाराष्ट्र के पैसे की. तो उनकी ख्याति ऐसी थी कि वो एक नियोजनबद्ध आदमी है, उनका नियोजन सही रहता है. लेकिन ये लाड़की बहन योजना आने से अन्य योजनाओं के पैसे वो इस योजना की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट हो गया या जो महाराष्ट्र पे कर्ज़ा जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है. और उसके साथ साथ उसका सीधा परिणाम महंगाई की थ्रू आम लोगों पर आता है. तो बस अब डिस्कशन हम ख़त्म करते हम यहाँ पर जी हम इनसे भी बात करिए. कुछ कहना चाहती है, बताइए. मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के हिसाब से 2 लाइन कहना चाहूँगी. जो हमारा अब महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में 2 ही लाइन कहना चाहूँगी की अभी महाराष्ट्र के समय में महाराष्ट्राची दिशा आणि राजकारणाची भाषा बदलण्याची गरज आलेली आहे असं मला वाटते. राजकारण की दिशा और राजकारणियों की भाषा. महाराष्ट्र की दिशा और राजकारण की भाषा. ओके, बदलने की जरूरत. ओके. हनुमान, आप कुछ कहना, आपने कुछ नहीं बोला अभी तक. आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है. दिनेश. और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. मेरा तो बस एक मुद्दा है कि जो अभी जो इलेक्शन है, अभी सब जो अपनी जो सुविधा है वो करे, सब चर्चा इस पे होती रहती है. मेरा सबसे मुद्दा ये है कि जो अभी इलेक्शन होने वाला है तो उसमें कुछ नए चेहरे सामने आने चाहिए. राइट. जो एमएलए जो एमपी है जो है ये सब अपने बच्चों को आगे करके इनको बड़ा कर रहे हैं सब. मतलब वहाँ पे कैसा हो रहा है, बस जो अमीर है अमीर बनता जा रहा है, गरीब है गरीब बनता जा रहा है हर समाज से. जैसे आप देखेंगे शिरसाट जो है वो एससी समाज से आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेकिन आज वो शायद, अगर गलत बात नहीं होगी, कि वो संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट के सबसे अमीर एमएलए हो. मेरा यही कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है तो इनके जो नए चेहरे हैं ये भी सामने आने चाहिए. और हर गांव से, हर शहर से कोई ना कोई जो चेहरा है वो यहाँ तक आना चाहता है, पर वो इस वजह से नहीं आ पाता है कि उसके पास फाइनेंशियल कुछ नहीं होता है. और यहाँ पर जो एमपीज़ के एमएलए के बच्चे हैं ये सब आगे आके सब इसकी शुरुआत तो कांग्रेस से हुई है ना. कांग्रेस से हुई. लेकिन अभी मैं देख रहा था एक हिंदुस्तान टाइम्स में बड़ा एक ग्राफिकल पूरा 2 पन्नों का वो छापा था. उस पर महाराष्ट्र के मतलब चांदा टू बांदा, चांदा टू बांदा सब पार्टीज़ का उन्होंने एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया था. और उसमें शेकाप जो है, जो कि शेतकरी और कामगार पक्ष है, जो कि लेफ्ट लीनिंग पार्टी है, तो उनमें भी परिवारवाद है. जयंत पाटिल साहब के बेटे आज चुनाव लड़ रहे हैं. इसमें एक मुद्दा बोलूँगा जी. मैं क्या है मालूम का सर, हमारे जो लोकतंत्र है उसको एक सबसे बड़ी लगी हुई कीड़ है क्या, वो पारिवारिक बड़ा हुआ है. बिल्कुल. अगर हम देखें तो कांग्रेस के समय से देखें तो जब से इंदिरा गांधी जी, उनके बाद राजीव गांधी जी, उनके बाद राहुल गांधी जी, मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा पद भूषण करने वाले लोग भी पारिवारिक से हैं जी. अगर हमारे महाराष्ट्र में देखें तो खूब बहुत से ऐसे परिवार है जिनका बाप, भाई, बेटा, बहन, माँ, ऐसे चालू है सर. मतलब अब इनकी पहली पीढ़ी नहीं जाती, दूसरी तैयार है, तीसरी. किस का नाम ले? हर परिवार उसमें. हमारे महाराष्ट्र में जितने भी विपक्ष है, जिनके जितने भी लीडर है, जी उन सब में ऐसा ही चल रहा है. सब में ऐसा ही चल रहा है जी. तो यहाँ पर स्टूडेंट से बात करके काफ़ी फ्रेश थॉट्स हमें मिले. कई लोगों ने हमें तो यहाँ पे स्टूडेंट से बात करके हमें कई सारे फ्रेश थॉट्स सुनने मिले. ये परिवारवाद के ऊपर भी, जो कई महाराष्ट्र का एक ज्वलंत मुद्दा है. आप हर पार्टी में देखेंगे परिवारवाद है. उसके अलावा आज लाड़की बहन योजना पर भी अच्छी खासी बातचीत हुई. और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी. कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इसका परिणाम होगा, क्योंकि ये पूरा राजनीतिक मुद्दा हो चुका है. लेकिन स्टूडेंट से बात करने के बाद यहाँ पर वही मैं एक कहना चाहता हूँ कि फ्रेश थॉट्स बहुत सारे हमें आज इस अंबेडकर यूनिवर्सिटी से देखने मिले. आज मुझे खुशी